सो हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने वाले हैं पॉल साइंस क्लास 10th का चैप्टर 1 पावर शेयरिंग। ओके, सो पावर शेयरिंग अभी एक पहला चैप्टर है और सबसे ईजीएस्ट चैप्टर है पॉलिटिकल साइंस का क्लास 10th में, और शायद कुछ बच्चों को ईजी लगता होगा। सो इसको अब स्टार्ट करते हैं। ओके, सो सबसे पहले हम समझेंगे व्हाट इज़ पावर शेयरिंग। सो शेयरिंग ऑफ पावर होता क्या है। तो आपने देखा होगा एक कंट्री है, जैसे ना कंट्री में सारे लोगों के पास, हमारे जैसा इंडिया है, इंडिया में सब जगह अलग अलग लीडर्स हैं, मतलब अलग अलग जैसे हर एक स्टेट में अलग अलग आप कह सकते हैं अलग अलग जैसे लीडर्स है, सीएम जैसे होता है हमारे ना, तो उनके मतलब अलग अलग पावर्स होती हैं सबके पास। सो हर जगह सेम पावर, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर, मतलब ऐसा तो नहीं है जैसे राजस्थान है तो राजस्थान में मुस्लिम्स हैं, मुस्लिम्स के पास अलग ही पावर है और हिंदूज़ के पास है ही नहीं पावर, ऐसा तो है नहीं इंडिया में। सो पावर शेयरिंग क्या होती है? पावर शेयरिंग हेल्प्स इन ब्रिंगिंग पॉलिटिकल स्टेबिलिटी इन द कंट्री। तो एक पॉलिटिकल स्टेबिलिटी रहती है कंट्री में अगर पावर हम शेयर करके रखें सबके साथ, और मेनली प्रोबेबिलिटी ऑफ कॉन्फ्लिक्ट अमंग इट्स सोशल ग्रुप स्टेबल रहता है। सो जो कॉन्फ्लिक्ट्स हैं वो कॉन्फ्लिक्ट्स नहीं होते हैं, मतलब कॉन्फ्लिक्ट मतलब आप और कह सकते हैं कि सिविल वॉर। सिविल वॉर वो होता है जब हमारे जैसे कंट्री है ना, तो कंट्री के अंदर ही लोग एक दूसरे के साथ लड़ने लग जाए, तो वो सिविल वॉर होता है। वो भी नहीं होता अगर पावर अच्छे से डिस्ट्रीब्यूट है, सबको इक्वल पावर मिली हुई है, इक्वल राइट्स है सबके पास। ओके, सो नेक्स्ट उस पर चलते हैं। ओके, सो हम कितने ऑर्गन्स होते हैं, डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट। सो गवर्नमेंट के मतलब हमारे जो गवर्नमेंट होता है उसमें 3 ऑर्गन्स होते हैं। ओके, सो प्रॉपर शेयरिंग ऑफ पावर अमंग डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट, नेमली गवर्नमेंट के नाम है लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी गवर्नमेंट। ओके, सो ये 3 गवर्नमेंट जो होती हैं वो एक कंट्री को एनेबल करती है इसके ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को लेकर। ओके ओके, सो ये इंपॉर्टेंट है फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग। सो कितने फॉर्म्स की पावर शेयरिंग है? 2 फॉर्म्स की पावर शेयरिंग है। एक है हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन। ओके, ये जो आपको दिख रहा है, एक सेकंड, ये क्या हुआ? एक है हॉरिजॉन्टल फॉर्म्स ऑफ हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन है हमारे पास, और एक है वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन। ओके, वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन। सो हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन और वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन में क्या डिफरेंस है वो हम समझते हैं। सो हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन होता है हॉरिजॉन्टली डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब ऐसे आप देखो जैसे 3 आपको यहाँ पर गवर्नमेंट दिख रही है, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी, तो इसमें ऐसे मैंने जैसे एरो बनाई है वैसे, मतलब जो होता है वो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर होती है। सो उसमें सच अ लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी इज इन सच फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट हैव डिफरेंट पावर्स। सो इसमें डिफरेंट जो मतलब आप देख रहे हैं लेजिस्लेटिव, 3 फॉर्म्स ऑफ जो गवर्नमेंट है उनके पास डिफरेंट पावर्स होती हैं टू अवॉइड अननेसेसरी क्लैशेस अमंग द पावर्स एंड ब्रिंग अबाउट अ बैलेंस इन द सिस्टम। तो इसमें बैलेंस रहता है, ठीक है। इंडिया में यही है लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी, इंडिया में ये गवर्नमेंट्स हैं। और वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर है होता है जिसमें आप देख रहे हैं ऐसे नीचे की तरफ चल रहा है, मतलब यूनियन गवर्नमेंट है, यूनियन गवर्नमेंट से स्टेट गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट से लोकल गवर्नमेंट। ओके, सो ऐसे यहाँ पे ऐसे पावर डिस्ट्रीब्यूटेड होती है। सो इसमें देखो ये यहाँ पे सेंट्रल, स्टेट एंड लोकल गवर्नमेंट दिया है, तो जो यूनियन गवर्नमेंट होता है वही सेंट्रल गवर्नमेंट होता है, मतलब कंफ्यूज नहीं हो जाना, सेंट्रल और स्टेट, यूनियन मतलब सेंट्रल और यूनियन सेम ही होता है। सो इन दिस फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग सेंट्रल गवर्नमेंट डेलीगेट्स इट्स पावर टू द स्टेट गवर्नमेंट, देन विच फर्दर डेलीगेट्स इट्स पावर टू लोकल गवर्नमेंट। तो ऐसे पावर डिस्ट्रीब्यूट होती जाती है एक के बाद एक, यूनियन गवर्नमेंट के बाद स्टेट गवर्नमेंट के पास जाती है, देन स्टेट गवर्नमेंट से लोकल गवर्नमेंट के पास जाती है। तो इसमें भी शेयरिंग होती है और कॉन्फ्लिक्ट्स और वॉर्स इसमें नहीं हो पाते हैं। रिलीजियस ग्रुप्स और लिंग्विस्टिक्स जैसे स्टेट्स होते हैं वो सब एक इक्वली डिवाइडेड होते हैं। ओके, सो अब हम बात करते हैं जो कंट्री का मतलब जो हमारे इस चैप्टर का मेन जो है, मतलब जिसके बारे में पढ़ने वाले, बेल्जियम एंड श्रीलंका के बारे में। सो बेल्जियम एक स्मॉल कंट्री है, स्मॉल यूरोपियन कंट्री है, उसमें है डच, फ्रेंच एंड जर्मन स्पीकिंग पॉपुलेशन। 3 टाइप की पॉपुलेशन है, जर्मन, डच एंड फ्रेंच। ओके, सो पूरी जो कंट्री में 59% जो है, जो आप देख सकते हैं 59% लिखा हुआ है, 59% जो है वो टोटल पॉपुलेशन कंट्री फ्लेमिश रीजन की है और वो डच स्पीकिंग है, ठीक है। डच वाले जो लोग हैं वो 59% है और वो फ्लेमिश रीजन में रहते हैं। ये ज़्यादातर एमसीक्यूज में पूछा था और कभी कभी शॉर्ट आंसर भी आ जाता है। ओके, सो इसको ध्यान रखना। और अदर जो 40% है, जो 40% है वो पीपल जो रहते हैं वेलोनिया रीजन में रहते हैं, 40% पीपल वेलोनिया रीजन में रहते हैं, और फ्रेंच स्पीकिंग कम्युनिटी है 40%। मैं पूरी एक कंट्री की बात कर रहा हूँ, आपको नीचे मैप दिख रहा होगा, बेल्जियम पूरी कंट्री है, उसकी कंट्री की बात हो रही है कि 59% टोटल डच लोग हैं, 40% फ्रेंच लोग हैं, और जो 1% है, जो 1% इसमें से बचा 40 और 59 में से, वो जर्मन स्पीकर्स हैं। ओके, और ये गाइज जो बेल्जियम है इसमें ये इक्वली डिवाइडेड है, इसमें सारी चीज़ें। ओके, अब नाउ ब्रूसेल्स, आप यहाँ पे देख सकते हैं नीचे
कैपिटल है, ऑरेंजिश आपको कलर में दिख रहा होगा, ये जो यहाँ पे है, ये जो इतना सा दिख रहा है, ब्रूसेल्स है, कैपिटल है बेल्जियम का। सो ब्रूसेल्स के अंदर पूरा कहानी अलग है। तो कैपिटल ऑफ बेल्जियम है ब्रूसेल्स, और इसमें 80% जो लोग हैं, 80% लोग फ्रेंच हैं, यहाँ पे मेजॉरिटी में है फ्रेंच पीपल, और जो 20% है वो डच है, इसमें जर्मन्स नहीं है। सो 80% फ्रेंच और 20% डच स्पीकिंग है ब्रूसेल्स में जो कैपिटल है। बाकी जो 40% है वो पूरी कंट्री में फ्रेंच स्पीकिंग और 59% डच स्पीकिंग। तो कंट्री में डच की पॉपुलेशन फ्रेंच से ज़्यादा है, एंड कैपिटल में कंट्री के फ्रेंच की पॉपुलेशन डच स्पीकिंग से ज़्यादा है। ओके और इसमें ये जो कंट्री है इसमें पावर इक्वली सब में डिस्ट्रीब्यूटेड है। सो नेक्स्ट आता है श्रीलंका हमारा। श्रीलंका में थोड़ी सी गड़बड़ है। श्रीलंका जो है आपको पता ही इंडिया के जस्ट नीचे है। सो इसमें श्रीलंका मतलब की पॉपुलेशन 2 करोड़ है पीपल, विथ 74% बीइंग सिनालीज। तो यहाँ पे सिनालीज जो है वो श्रीलंका की पीपल है, सिनालीज पीपल। इसमें सब मतलब बुद्धिस्ट होते हैं वैसे मेनली तो। ओके 74% सिनालीज एंड 18% तमिल्स। अब आप सोच रहे हैं तमिल वाले लोग यहाँ पे कैसे पहुँच गए। सो तमिल वाले लोग आप अभी देखे पढ़ते हैं तमिल। अब तमिल्स भी जो है, जो श्रीलंका में 18% तमिल है, वो भी 2 ग्रुप्स में डिवाइडेड है। एक होता है श्रीलंकन तमिल जो श्रीलंका वाले तमिल्स हैं, और होता है तमिल नेटिव्स ऑफ द कंट्री। ओके तमिल्स भी डिवाइडेड हैं। तमिल्स नेटिव ऑफ द कंट्री 13% है, मतलब सॉरी श्रीलंकन तमिल्स मतलब तमिल नेटिव्स जो है वो 13% डिवाइडेड है कंट्री में, मतलब 18% में 13% तमिल श्रीलंकन तमिल्स हैं, एंड इंडियन तमिल्स जो कि इंडिया वाले तमिल्स है 5% है पूरी कंट्री में। ये ध्यान रखना, ये भी आ सकता है, मतलब पूरी एथनिक कंपोजिशन आ सकती है श्रीलंका की, और बेल्जियम के साथ भी यही प्रॉब्लम है, बेल्जियम में भी यही आएगी एथनिक कंपोजिशन। ओके श्रीलंकन तमिल्स है, मतलब तमिल्स भी हैं और सिनालीज है। तो तमिल्स जो 2 ग्रुप में डिवाइडेड है, वापस हम रिकैप कर रहे हैं। तो श्रीलंकन तमिल्स जो कि है वो 13% है, और जो इंडियन तमिल्स है वो 5% है पूरी कंट्री में। जो अब आप सोच रहे हैं तमिल्स कैसा है, ये आए थे इंडिया के कॉलोनियल पीरियड में, इंडिया ड्यूरिंग कॉलोनियल पीरियड में ये आए थे, केम फ्रॉम इंडिया। ओके अब कॉलोनियल पीरियड में कंफ्यूज मत होना, ये पीरियड वो वाला पीरियड है ब्रिटिश रूल जब चल रहा था। ओके ब्रिटिश रूल का ये पीरियड है, ब्रिटिश रूल जब चल रहा था, कॉलोनियल पीरियड वो होता है। तो यहाँ पे वो आए थे श्रीलंका तमिल्स कॉलोनियल पीरियड में एज प्लांटेशन वर्कर्स बन के वो यहाँ श्रीलंका में आ गए थे। ओके सो मोस्ट ऑफ द सिनाला स्पीकिंग पीपल आर बुद्धिस्ट, जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में कहा था, सिनाला जो पीपल है वो बुद्धिस्ट है, वाइल मोस्ट ऑफ द तमिल्स आर हिंदूज और मुस्लिम। इंडिया वाले हैं तो मुस्लिम्स और हिंदूज तो होनी है, तो तमिल वाले जो हैं वो हिंदू और मुस्लिम ज़्यादातर हैं। सो ठीक है, सो देयर आर अबाउट 7% क्रिश्चियंस। ओके श्रीलंका में 7% क्रिश्चियंस है हु आर बोथ सिनाला एंड तमिल। सिनाला और तमिल्स में से मतलब क्रिश्चियंस बोथ हैं, बोथ क्रिश्चियंस हैं और 7% है। तो आपको एथनिक कंपोजिशन पूरी ध्यान रखिए, 13%, 5%, 7% ये सारे पूछे जाते हैं, और अब ये पूरा लिखने को भी आदत है कभी कभी। ओके सो व्हाट हैपेंड, एक सेकेंड ये क्या हुआ। ओके व्हाट हैपेंड इन बेल्जियम। तो बेल्जियम में क्या हुआ, जैसे कि मैंने आपको बताया वहाँ पे फ्रेंच लोग हैं, डच स्पीकिंग कम्युनिटी है, फ्रेंच स्पीकिंग कम्युनिटी और जर्मन स्पीकिंग कम्युनिटी है। सो बेल्जियम में क्या हुआ, माइनॉरिटी फ्रेंच स्पीकिंग पॉपुलेशन वॉज रिच एंड पावरफुल। जो कम पॉपुलेशन थी फ्रेंच की वो रिच एंड पावरफुल थी। तो डच वाले जो लोग थे उनको अच्छा नहीं लगा, डच पीपल को मतलब बेनिफिशियल, मतलब जो एजुकेशन थी डच स्पीकिंग पीपल को बाद में मिली। ओके सो ये एक टेंशन बन गई डच दोनों कम्युनिटीज़ के बीच में, मतलब टेंशन बन गई दोनों कम्युनिटीज़ के बीच में, और शायद मतलब कॉन्फ्लिक्ट होने से बची गया आप मानिए बेल्जियम में। सो दिस प्रॉब्लम वॉज सॉल्व बाय पॉलिटिकल लीडर्स ऑफ बेल्जियम हु वांटेड द पीपल टू लिव पीसफुली। हम मतलब इसको एकदम ईजी लैंग्वेज समझ देंगे, मैं पूरा कोई पढ़ के नहीं बता रहा, आप इसको पढ़ लेना, स्क्रीनशॉट लेना। सो जो बेल्जियम के जो लीडर्स है, पॉलिटिकल लीडर्स, उनने सोचा कि यार मतलब सारे लोगों को पीसफुली रहना चाहिए। अगर फ्रेंच स्पीकिंग अगर रिच और पावरफुल तो डच स्पीकिंग को ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो दबा रहे हैं उनको भी हमको रिच और पावरफुल बनाना है, तो उनके लिए एजुकेशन सारी होनी चाहिए। सो वहाँ पे कोई वो नहीं हुआ कि एक लीडर है, जैसे डिक्टेटरशिप चल रहा है कि हम तो बस फ्रेंच स्पीकिंग कम्युनिटी की मानेंगे, डच को तो बाहर ही निकाल देंगे कंट्री से, ये नहीं हुआ। तो लीडर्स ने स्टेप्स अलग अलग लिए, इक्वल रिप्रेजेंटेशन हुआ कंट्री में, फ्रेंच एंड डच स्पीकिंग को इक्वल रिप्रेजेंटेशन दिया गया, इक्वल नंबर ऑफ मिनिस्टर्स बिलोंगिंग बोथ द कम्युनिटीज़। तो मतलब सारे जो राइट्स है, सारे जो एजुकेशन वाली चीज़ें थी वो सारी दोनों कंट्री को इक्वल रिप्रेजेंटेशन में दी गई। ओके और दोनों फ्लेमिश एंड वेलोनिया रीजन को इक्वल पावर्स दी गई, इक्वल मैनी पावर्स भी आप कह सकते हैं और इक्वल पावर्स भी हम कह सकते हैं।
तो इक्वल पावर्स भी दी गई यहाँ पे दोनों कंट्रीज़ को। ओके, इक्वल पावर्स दी गई। सो जो मेन जो चीज़ थी यहाँ पे, मतलब जो पॉलिटिकल लीडर्स थे उनने सोच समझ के काम किया, दिमाग से काम किया, और यहाँ पे इस कंट्री को मतलब कॉन्फ्लिक्ट्स होने से या कोई वॉर होने से बचाया। सो मेनली these arrangements in Belgium were successful and avoided any kind of tension between the two linguistic communities. Two linguistic communities मतलब डच और जो फ्रेंच स्पीकिंग कम्युनिटी उनके बीच में. This also negated any possibilities of division of the country. तो उसमें मेनली डिवीजन हो नहीं पाया कंट्री में. जैसे मैं कह रहा था कि मतलब एक दूसरे को वो लड़ रहे हैं एक दूसरे से, तुम उस तरफ रहो हम इस तरफ रहेंगे, कंट्री के मतलब पार्ट्स में डिवाइड नहीं हुआ, सब एक झुल के मिल के रहे. सो अब श्रीलंका में क्या हुआ? श्रीलंका में पूरा उल्टा हुआ. श्रीलंका में बहुत गड़बड़ हुई थी. तो श्रीलंका बिकेम इंडिपेंडेंट ऑफ कॉलोनियल इन 1948 में श्रीलंका इंडिपेंडेंट हुआ था. सो देयर वर टू मेजर कम्युनिटीज, सिनालीज एंड तमिल, जिनके बारे में हमने पढ़ा. इनकी एथनिक कंपोजिशन हमने देखी. सिनालीज और जो तमिलियंस थे वो यहाँ पे रहते थे. सो अब सिनालीज ने क्या किया? सिनालीज मेजोरिटी में थे, जैसा कि आपने पढ़ा. कितने मतलब तमिल लोग कम थे वहाँ पे. ओके, 17% तमिल थे और बाकी के जो थे 74%, आई थिंक मैं सही कह रहा हूँ, तो वो सिनालीज पीपल थे. सो वहाँ पे सिनालीज ने क्या किया? वो पावर में आ गए. उन्होंने सोचा कि हम तो पावर करेंगे हम. जो सिनालीज लीडर थे उन्होंने सीरीज ऑफ हाई मतलब मेजॉरिटी पॉलिसी की. उन्होंने मेजॉरिटी में आने की सोची और मेजॉरिटियन पॉलिसीज़ उन्हें लगा दी अपने ऊपर, मतलब मेजॉरिटी पॉलिसीज़ लगा दी ताकि हम मतलब तमिलियंस जो है उनको दबा पाएँ. तमिलियंस जो थे मतलब तमिलियन को बहुत ज़्यादा दबाया गया. ओके, सो एक एक्ट पास हुआ 1956 में. ये याद रखना आता है, एक्ट पास हुआ 1956 में. इसका नाम नहीं दे रखा है. तो सिनाला वॉज रिकग्नाइज्ड ओनली द ऑफिशियल लैंग्वेज. अब सिनाला लोगों ने क्या किया? उनने एक ऑफिशियल अपनी लैंग्वेज बना दी. ये बहुत गलत किया. अब देखो तमिल भी रह रहे हैं, तमिल के लिए ऑफिशियल लैंग्वेज थी नहीं, तो तमिल सैड हो गए थे. तमिल वाले लोग थोड़े गुस्से में भी थे और कुछ सैड भी थे. सो और येस, मेनली गवर्नमेंट जॉब जो थी, सारी गवर्नमेंट जॉब, एजुकेशन जो थी और मतलब टीचर्स जो भी है, जॉब्स जो भी चल रही थी वो सिनालीज को ही दी गई. तमिल लोगों को दबाया गया, तमिल लोगों को नहीं दी गई जॉब्स. ऑल दीज मेजर लेड टू डिसेंट अमंग तमिलियन कंट्री विच फाइनली कम्युलेटेड इनटू सिविल वॉर. ये सबसे बेकार चीज़ है. सिविल वॉर हो गया कंट्री में. सिविल वॉर होता है कि एक अपनी कंट्री के लोग एक दूसरे से लड़ रहे हैं और उसमें बहुत सारे लोगों की डेथ भी हो जाती है. तो तमिलियन ने डिमांड की कि हमें एक इंडिपेंडेंट तमिल स्टेट दे दो, बट नॉर्दर्न पार्ट और ईस्टर्न पार्ट्स मांगा था तमिलियंस ने, पर श्रीलंका ने उसको डिनाई कर दिया. श्रीलंका ने स्टेट्स नहीं दिए तो सिविल वॉर हो गई और 1000 ऑफ पीपल वर किल्ड इन सिविल वॉर. तो जैसा कि आपने कहा बेल्जियम में अच्छी चीज़ें हो रही थी. बेल्जियम में सारे लीडर संभले हुए थे, सारी पॉपुलेशन संभली हुई थी, सारे एजुकेशन पॉलिसी संभली हुई थी. पर यहाँ पे वो नहीं हुआ. यहाँ पे श्रीलंका में सिनालीज ने तमिल्स को दबाया. सिनालीज ने तमिल्स के साथ बहुत बुरा किया. उनको जॉब्स, गवर्नमेंट जॉब्स उनसे छीन ली गई. सिनाला को ऑफिशियल लैंग्वेज बना दिया गया, जो एक्ट पास हुआ था 1956 में उससे. सो मतलब ये गलत हुआ था. वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें बहुत गलत हुई थी. सो हमने इससे क्या सीखा? एक सेकंड, क्या हो रहा है? हमने इससे क्या सीखा? So what do we find? We find that both Belgium and Sri dealt with issue of power sharing differently. दोनों के पास अलग अलग पावर्स, दोनों ने डिफरेंट तरीके से चुना. Okay, the leaders respected the intersect of both the linguistic groups and avoided any possibility of clashing among the Dutch and French speaking community. ये बेल्जियम में हुआ था. लीडर्स ने दोनों की रिस्पेक्ट करी. लीडर्स रिस्पेक्टेड द इंटरेस्ट ऑफ बोथ द लिंग्विस्टिक ग्रुप्स. मेन ये है, दोनों का लिंग्विस्टिक ग्रुप का इनने रिस्पेक्ट करी लीडर्स ने, तभी जाके कॉन्फ्लिक्ट और क्लैशेस नहीं हो पाया बेल्जियम में. बाकी इन श्रीलंका द असर्टिव पॉलिसीज यूज़ करी गई बाय मेजॉरिटी कम्युनिटी लेड द सिविल वॉर. ये सबसे गंदी चीज़ है. सिविल वॉर हुई जो कि मतलब ये कंट्री को उसने पूरा गिरा दिया था. यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द कंट्री उसने थ्रेटन कर दिया था पूरा, जो सिविल वॉर हुआ था. ओके, तो मतलब इससे पता चलता कि श्रीलंका जो स्पीकिंग थे, श्रीलंकन सिनाला स्पीकिंग कम्युनिटी जो थी, उनने बहुत बुरा किया तमिल्स के साथ, और बेल्जियम में उसका अपोजिट था पूरा. सो ओके, वाई पावर शेयरिंग इज़ डिज़ायरेबल. सो ये क्वेश्चन बनता है, इसको क्वेश्चन को ध्यान रखना. इसको आप एक क्वेश्चन की तरह ही मान लो. ये क्वेश्चन बनता है, वाई पावर शेयरिंग इज़ डिज़ायरेबल. ओके, सो ये हम पढ़ते हैं. ओके, दिस इज़ वाई पावर शेयरिंग इज डिज़ायरेबल. इट रिड्यूसेस. देखो पावर शेयरिंग अब क्यों हमें करनी चाहिए? पावर शेयरिंग अगर देखो, मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ. जैसे मैं मान लेता हूँ 2 बच्चे हैं. मैंने एक बच्चे को चॉकलेट दे दी और दूसरे को दी नहीं. उसको बोल दिया नहीं मैं तुमको नहीं दूंगा, ये अच्छा तो इसको चॉकलेट दूंगा. तो एक मतलब वो दोनों बच्चे लड़ लेंगे कि मेरे को भी चॉकलेट चाहिए, और या तो वो बच्चा सैड हो जाएगा या वो मतलब
लड़ने को आ जाएगा कि नहीं ये तो मेरे को भी, तो तुमने उसको चॉकलेट कैसे दे दी। तो इस तरीके से हम अगर हम दोनों को अगर मैं चॉकलेट देता तो दोनों खुश होते अपने अपने में, दोनों अपनी अपनी चॉकलेट्स खा लेते। ओके, सो ये जो पावर शेयरिंग है वो चांस ऑफ कॉन्फ्लिक्ट्स को रिड्यूस कर देता है, ठीक है। जो कॉन्फ्लिक्ट्स हो सकती हैं उनको रिड्यूस कर देता है अगर हम पावर शेयरिंग करें तो। सो पॉलिटिकल मतलब पावर शेयरिंग हमको इसलिए चाहिए होती है क्योंकि अगर हम पॉलिटिकल स्टेबिलिटी एक कंट्री में रखें तो उसमें कॉन्फ्लिक्ट्स नहीं होंगे, सिविल वॉर्स नहीं होंगे, जैसे श्रीलंका में हुआ, बेल्जियम में सारे पॉलिटिकल लीडर्स ने संभाल लिया था कि नहीं भाई अब तो ये मतलब सबको इक्वल रखना है हमको, पर नहीं हुआ। श्रीलंका में ये सब चीज़ें नहीं हुई, बस बेल्जियम ही हुआ। सो डिक्टेटरशिप ऑफ द मेजोरिटी कंट्री कैन बी ऑपरेसिव फॉर माइनॉरिटी। सो डिक्टेटरशिप ऑफ मेजोरिटी कम्युनिटी, जो मेजोरिटी में कंट्री अगर उसने डिक्टेटरशिप कर ली, मतलब अपना ही रूल चला दिया, तो वो ऑपरेसिव हो सकती है माइनॉरिटी कंट्री के लिए। मतलब जो माइनॉरिटी वाली पॉपुलेशन है उसके लिए बहुत वो ऑपरेसिव हो सकता है, मतलब वो माइनॉरिटी कम्युनिटी को पूरा बिगाड़ भी सकता है, पूरा डिस्ट्रॉय कर सकता है माइनॉरिटी कम्युनिटी को, ठीक है। सो अब मेन पॉइंट आता है, पावर शेयरिंग इज ट्रू स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी। इवन सेक्शन ऑफ कम्युनिटी हैज़ द राइट टू बी कंसल्टेड ऑन हाउ दे आर टू बी गवर्नड। गवर्नेंस शुड बी कैरीड आउट कीपिंग इन माइंड लार्जर इंटरेस्ट। देखो, गवर्नमेंट एक ऐसी चीज़ है जिसको पूरी कंट्री को संभालना है। अगर गवर्नमेंट ने कुछ भी गलत डिसीजन लिया तो बहुत गलत वे में जा सकता है। तो मैं ऊपर आपको एक बार वापस बता दूँ, जो अगर डिक्टेटरशिप हुई मेजॉरिटी कम्युनिटी की, वो माइनॉरिटी कम्युनिटी के लिए ऑपरेसिव हो सकती है, और इवन वो मेजॉरिटी कम्युनिटी के लिए भी ऑपरेसिव हो सकती है। क्योंकि उनका देखो, अगर सिविल वॉर हुआ, पता लगा कि माइनॉरिटी कम्युनिटी के पास ज़्यादा वेपन्स और वो सब थे, उनने जाके मेजॉरिटी कम्युनिटी का जो पूरा जो लिविंग एरिया था वो पूरा डिस्ट्रॉय कर दिया, पर लेकिन जीती तो मेजॉरिटी कम्युनिटी, पर उनका सारा सामान जो था, सारा पीपल जो थे वो सारे डिस्ट्रॉय हो गए। सो पावर शेयरिंग इसलिए डिज़ायरेबल, पावर शेयरिंग इसलिए इंपॉर्टेंट है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, सो मेनली यही था अभी चैप्टर में, हमारा चैप्टर यहीं ख़त्म होता है। मतलब मेनली इसमें क्वेश्चन ये बनता है कि एक तो वो एथनिक कंपोजिशन वाला बनता है, और बनता है कि पावर शेयरिंग डिज़ायरेबल क्यों है, हमें पावर को शेयर क्यों करना चाहिए। गिव एग्जांपल्स यूजिंग श्रीलंका एंड बेल्जियम। इस टाइप के इसमें क्वेश्चंस बनते हैं। ईजीएस्ट चैप्टर है, अगर एक बार इसको आप एनसीईआरटी पढ़ लेंगे और कुछ इसके क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कर लेंगे तो आपके लिए बहुत आसान होगा। सो ओके, यहाँ पे हमारा वीडियो ख़त्म होता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।